हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो बहुत दिनों के बाद लाइव क्लास हो रही थी, तो आज मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो रिकॉर्ड किया जाए ताकि बच्चे लोग इसको ऑफलाइन में भी बढ़िया से रुक करके देख सके। ठीक है, तो चलिए आज का एक ऑनलाइन ऑफलाइन सेशन रखते हैं और इसको भी आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का पहला सवाल कुछ इस तरीके से है। चैप्टर नंबर आपका पहला सवाल चैप्टर नंबर फर्स्ट है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर से आपका ये सवाल है। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का ये सवाल है बच्चों कि आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर तथा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n/1 है तो स्नेल के नियम से। भाई स्नेल का नियम क्या कहता है कि n/1 का मतलब क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। ये बात आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा छोटू। ये अपवर्तन का दूसरा नियम भी है। क्या है छोटू, क्या आप लोग को नहीं पता चल रहा है? ये पेन चेंज कर दिया जाए। ये अपवर्तन का दूसरा नियम भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अपवर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तब आपतन कोण से अपवर्तन कोण होता है। भाई एक बात ध्यान से समझना छोटू कि विरल से सघन में जाएगा तो विरल की अपेक्षा सघन थोड़ा सा इससे ज़्यादा ये माध्यम होता है। इसके वजह से क्या होता है ना कि ये जो आपतन कोण का मान जो होगा अपवर्तन से बड़ा हो जाएगा, यानी कि अपवर्तन कोण छोटा हो जाएगा। तो पूछा जा रहा है अब अपवर्तन कोण क्या होगा छोटू, छोटा हो जाएगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, यानी कि अगर दोनों का तुलना किया जाए, तुम देख सकते हो बच्चे कि तो n/1 निकालेंगे अगर दूसरे माध्यम के अपेक्षा पहले माध्यम का अपवर्तनांक देखा जाए तो 3 × 10⁸ है और यहाँ पे करेंगे 2 × 10⁸ कर देंगे। देखो दोनों से दोनों कट गए, 3/2 आंसर आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे। अगला सवाल है आपका, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। वृक्क मतलब होता है गुर्दा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। ठीक है, वृक्क जो है बच्चे, वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। किस चीज से है? उत्सर्जन से। सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए पांचवा सवाल पे आ जाते हैं हम लोग। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए बिल्कुल सही, प्रकाश जब पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं तो उसमें प्रकाश संश्लेषण उस क्रिया को बोला जाता है। उस क्रिया में क्या चाहिए? CO2 भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है, सूरज का प्रकाश भी जरूरी है। तो बोल सकते हैं सर कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका सभी कुछ जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल की बात की जाए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोसोम से। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे भी, अगर मैं इसलिए वीडियो भी लाया हूँ ताकि जो बच्चे टाइम नहीं मिलता जिनको लाइव क्लास आने का, तो वो समझ में आ गया। अगला सवाल पे हम आ जाते हैं। जल तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 और 3/2 है। जल का कांच की अपेक्षा क्या होगा? जल का अपवर्तनांक पूछ रहा है कांच की अपेक्षा, तो हम कर सकते हैं सर 4/3 इंटू में 3/2। तो 3 तो इधर ही रह जाएगा, यानी कि अगर 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आ जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा 8/9। 8/9 एक ऑप्शन है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, अगले सवाल पे आ जाते हैं। जब आपतन कोण ऐसा, ये चैप्टर में अपवर्तन से ज़्यादा सवाल है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर हो तो अपवर्तन कोण होता है। देखो, जब भी आपतन कोण का मान लो कि मैं दो माध्यम, ऐसे कोई माध्यम बनाता हूँ। ठीक है, और ये रहा आपका कोई आपतित किरण। ठीक है छोटू, और ये रहा आपका अभिलंब। ठीक है, तो जब आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के बराबर अपवर्तन कोण होता है, क्रांति कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान क्रांति कोण के बराबर, तुम देख सकते हो छोटू। अगर इसी पे अपवर्तित किरण आ जाए तो क्रांति कोण हो जाता है आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों। बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए बहुत ही अच्छा सवाल था। 9वां नंबर सवाल पे आ जाते हैं कि दांत का मसूढ़ा एनेमल दंत वल्क, ये सबसे मजबूत परत भी होता है दांत का। ये बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, किस पदार्थ का बना होता है जो काफ़ी ये कठोर रहता है? तो ये रहता है कैल्शियम फॉस्फेट का। ठीक है छोटू, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप लोग समझ लो। और इसमें 2 सवाल था, क्या था? इनेमल जो होता है छोटू सबसे मजबूत जो होता है सेल होता है
हमारे बॉडी के अंदर का, ठीक है, और जो कि दांत के ऊपर रहता है, ऊपरी परत है। चलिए अगला सवाल, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। बिल्कुल, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तुम जान सकते हो कि सर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, यानी कि अगर सोडियम क्लोराइड है सर, ठीक है, अगर इसको विद्युत धारा कर प्रभावित करेंगे तो क्या हो सकता है? वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्लोरीन अलग करता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्लोर अभिक्रिया नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। क्लोर क्षार अभिक्रिया ऐसा भी नहीं है। वियोजन अभिक्रिया हो सकता है। क्या हो सकता है सर? वियोजन अभिक्रिया। चलिए अगला सवाल पे आ जाते हैं। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अगर न्यूनतम बोल रहा है बच्चे तो न्यूनतम होगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अगर अधिकतम बोले अनंत होगा। अधिकतम क्या होगा? अधिकतम अगर आपसे पूछा जाए तो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। चलिए अगला सवाल पे आ जाते हैं, 12 नंबर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में होता है उत्तल लेंस का, कि अवतल लेंस का, या बेलनाकार लेंस का, या जल एवं सॉरी उत्तल एवं अवतल दोनों। तो भैया निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष में होता है। किस दृष्टि में? ठीक है छोटू, दूर दृष्टि दोष में। तो आप लोग अगर थोड़ा सा लग रहा है मैं फास्ट चल रहा हूँ तो आप लोग वीडियो को पॉज कर करके आसानी से देख लीजिएगा। इसीलिए मैं ये ऑफलाइन वीडियो अपलोड कर रहा हूँ बच्चों आप लोग के लिए, ताकि दोनों तरफ से अगर बच्चों को टाइम भी नहीं मिल रहा है तो भी मैनेज कर सके। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? तो आँख, कान, नाक, ये तीनों चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दो अंग और होता है जिसको बोलते हैं जीभ होता है एक, और एक होता है त्वचा। ये पांचों संवेदग्राही है। दिमाग को बोला जाए तो बाबू दिमाग संवेदग्राही अंग नहीं है। ठीक है, सेंस ऑर्गन नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर। क्या है बच्चों? कॉपर। ठीक है, सोना तो कम अभिक्रियाशील है कि और चांदी भी, क्योंकि इसका आभूषण बनाया जाता है। आभूषण इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि ये दोनों अभिक्रिया जल्दी नहीं कर पाता है किसी चीज़ से। चलिए अगला सवाल है, जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन को गर्म करने पर जिंक धातु की प्राप्ति होती है। तो कार्बन क्या है? जिंक ऑक्साइड है, एक समझ लो बात। उसके साथ कार्बन धातु की ये गर्म करने पर तो कार्बन धातु की प्राप्ति होती है। तो उसमें कार्बन क्या है? तो कार्बन बिल्कुल सही बात है छोटू, कार्बन है उपचायक, ऑक्सीकारक जो निकलता है। चलिए अगला सवाल है, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन अपचायक है? अपचायक का बात पूछ रहा है। MnO2+4Al, तो Mn लिखता है 2Al2O3। तो अपचायक पूछ रहा है ना। हाँ अपचायक, तो अपचायक कौन है छोटू? अपचायक कौन है? तो O2 होगा, MnO2Al2O3। बिल्कुल छोटू O2 होगा। ठीक है, अगला सवाल, मेरु रज्जु निकलता है। तो मेरु रज्जु निकलता है छोटू मेंडुला से। मेंडुला है मेरु रज्जु है छोटू, ये उसी का एक पार्ट है। अगला सवाल, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो जिब्रेलिन नहीं, जिब्रेलिन या ऑक्सीन या एथाइलिन या एब्सिसिक एसिड। तो एथाइलिन जो फल पकाने वाला हार्मोन होता है वो आपका गैसीय अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल पे आ जाते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है। विचलन का मतलब क्या होता है? कि जो ज़्यादा कर्व हो जाता है, मुड़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा विचलित होता है बैगनी, और सबसे कम विचलित होता है आपका लाल। ठीक है छोटू, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है। धातु के ऑक्साइड में बदलकर तथा कार्बन द्वारा अपचयन करने पर, धातु के ऑक्साइड को एल्युमिनियम द्वारा अपचयित करने पर, या विस्थापन द्वारा। तो आसान सा सवाल था बच्चों कि इस सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो भी तत्व स्थित रहते हैं उसका निष्कर्षण किया जाता है उसके ऑक्साइड में बदल करके। ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो उपधातु आपका निकेल है। क्या है छोटू? निकेल। ठीक है, आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 21 का सी। अगला, वायुमंडल में CO2 की गैस की उपस्थिति कितनी है? तो 0.03% है जो CO2 है। ठीक है छोटू, ये सब सवाल है छोटू। आप लोग अगर डेली बच्चों रिवीजन में रहोगे तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। हम दोनों तरफ से, अगर ऑफलाइन अगर बच्चे ऑनलाइन जुड़ पाते हैं तो भी ठीक, नहीं तो फिर ऑफलाइन भी वीडियो अपलोड कर दिए, आप लोग जा करके देख सकते हो, और नहीं तो फिर ऑनलाइन वाले वीडियो भी अपलोड हो जाते हैं, उसको भी आप देख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी।
चलिए अगला सवाल है, श्वेत प्रकाश तब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है। अभी मैंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा विचलित होने वाला है वो बैंगनी है और सबसे कम विचलित होने वाला है जो लाल है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो नेत्र के दृष्टिपटल बनता है जिसका नाम है रेटिना, दृष्टिपटल भी बोलते हैं इसको छोटू। बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल, किसी वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, नेत्र के किस भाग पर बनता है? कोई भी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनेगा बताओ? तो सर कोई भी वस्तु है, अभी जस्ट मैंने देखा सर, तो नेत्र के रेटिना पे ही बनेगा। सवाल रिपीटेड है छोटू, 25 नंबर पे आ जाता है। कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? समझना इस बात को, ठीक है। वाट का किसका ऐसा मात्रक होता है छोटू? शक्ति का। शक्ति को पी से नोट करते हैं। पी बराबर मेरे पास एक फॉर्मूला होता है W/T और इसी का एक जनरेटेड फॉर्म है जिसको बोलते हैं VI। क्या होता है छोटू? VI, ठीक है। अब देखो छोटू, P का अगर देखें तो W का ऐसे मात्रक क्या होता है, यानी कार्य का ऐसे मात्रक जूल होता है और समय का ऐसे मात्रक सेकंड होता है। तो जूल प्रति सेकंड ए इज द आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तुम बता सकते हो इंसुलिन के कारण मधुमेह होता है, ये तो पादप हार्मोन है ही नहीं, जैव हार्मोन है छोटू। थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन भी पादप हार्मोन नहीं है छोटू, ये तो हमारे गले में पाया जाता है जो आयोडीन मेंटेन रखता है छोटू। आयोडीन के कारण ये हार्मोन मेंटेन रहता है, अगर उसकी कमी हो जाए तो थायराइड हो जाएगा। एस्ट्रोजन नर हार्मोन, ये सॉरी ये क्या है छोटू? लिंग हार्मोन है। साइटोकाइनिन यही तो है पेड़ पौधे में जो क्या करता है छोटू? जड़ों में पाया जाता है और उसका रंग रूप प्रदान करने वाला हार्मोन है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, सभी। तो भैया तीनों लैंगिक जनन संचारित रोग है, तीनों, ठीक है छोटू। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुषों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली एक सरल विधि क्या है? देखो पुरुष नसबंदी तो ये तो छोटू आपका क्या हो गया? सर्जिकल विधि हो गया छोटू। लूप अलग चीज होता है। कॉपर टी और कॉन्डोम अगर पूछा जा रहा है सरल विधि तो किसके लिए? पुरुषों द्वारा। तो पुरुषों द्वारा कॉन्डोम होता है छोटू, महिलाओं के लिए कॉपर टी होता है, ठीक है। चलिए बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला, जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली सर्जिकल विधि। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए सर्जिकल विधि पूछ रहा है ना, तो स्त्री नसबंदी हो जाएगा छोटू। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सर्जिकल अगर नहीं पूछता तो सरल विधि पूछता तो कॉपर टी हो जाता। रासायनिक विधि पूछता तो वो कोई दवा हो जाता, ठीक है। तो 29 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, या सभी बिंदुओं पर सेम रहता है। तो सर इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी बिंदुओं पर कैसा रहता है बच्चों? समान रहता है। कैसा रहता है? समान। चलिए अगला सवाल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। अगर तर्जनी का बात करें तो फादर, मदर, चाइल्ड, ये तीन चीज होता है जो तो एफ से फादर यानी कि, और एम से मदर, और सी से चाइल्ड, ये जो तीन उंगलियां होती है छोटू। एफ मतलब इसको हम बोलते हैं छोटू थंब, यानी कि अंगूठा फोर्स बताता है, और एम जो है इंडेक्स फिंगर यानी कि मध्य, सॉरी इंडेक्स मतलब तर्जनी। इंडेक्स फिंगर जो है छोटू आपका बताती है मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा कौन बताएगा बताओ? बाएं हाथ तर्जनी क्या बताएगा छोटू? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और करंट कौन बचाएगा छोटू? तुम, मिडिल फिंगर, ठीक है। ये सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखें। निम्नांकित में सबसे प्रबल लवण अगर बात की जाए तो प्रबल कौन है छोटू? तो सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, सरलतम हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल सर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मीथन, क्योंकि इसका संरचना सूत्र बिल्कुल एकदम नॉर्मल है, चारों बॉन्ड पे हाइड्रोजन आ जाता है। चलिए अगला सवाल, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है, क्या बनाता है बताओ? तो भैया कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है बच्चे? हाइड्रोकार्बन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहा जाता है? तुम समझते हो भाई 36 कतार जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ?
तो सर 36 कतारों को हम लोग आवर्त बोलते हैं, और जो उदाग्र रहता है उसको वर्ग बोलते हैं, और आवर्त की संख्या जो होती है 7, और समूह मतलब वर्ग की संख्या होती है 18। ठीक है छोटू, ये बात को ध्यान रखना। अगला सवाल, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, ठीक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। कोई भी चुंबकीय क्षेत्र इसको पश्चिम से उत्तर की ओर कर देता है, यानी कि हम समझ रहे हैं सर कि इसका दिशा क्या कर देता है। तो हम थोड़ा सा नक्शे से देख लेते हैं। नक्शा में उत्तर ऊपर होता है छोटू, ठीक है, ऊपर उत्तर तो नीचे दक्षिण हो गया। ठीक है, अब अगर उत्तर ऊपर करेंगे तो इधर पूरा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ आपको समझने वाली बात है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित हुई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, यानी कि पश्चिम की ओर जा रहा है और किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इधर, यानी कि दिशा इसका किधर है छोटू, इस डायरेक्शन में है। ठीक है छोटू, इधर से इधर हो गया। तो इसमें एक बात समझने वाली कि सर दिशा इधर हो गया, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। अब तुम समझ सकते हो कि इसका दिशा क्या, तो हम फिंगर का नियम लगाएंगे, मैक्सवेल का नियम। तो किधर होगा, किस डायरेक्शन में इसका चुंबकीय क्षेत्र का दिशा होगा। तो मैक्सवेल का नियम लगा दो बच्चों, तो ऊपर, यानी कि अगर देखा जाए तो क्या हो सकता है बताओ, क्या हो जाएगा, पूरब की ओर नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किधर होगा छोटू, पश्चिम से अगर उत्तर की ओर हो रहा है तो इसका दिशा जो होगा ना छोटू, ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर, ऊपर मुखी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा सर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला सवाल पे आ जाते हैं। आसान था सवाल था। ओस्टर का प्रयोग अगर पढ़े होगे तो ओस्टर के प्रयोग में एक नियम जो दिया था मैक्सवेल साहब, तो एक अंगूठे के हिसाब से नियम दिया था, दक्षिण हस्त का नियम। उसमें आपको ये नियम समझ में आ जाएगा, दिशा उसी मैक्सवेल साहब ने ही दिया था। विद्युत और चुंबकत्व में घना संबंध है, इसका पता लगाया किसने। तो विद्युत और चुंबकत्व में घना संबंध है, इसका पता किसने लगाया बताओ। ओम ने तो नहीं सर, ओम ने इसका बारे में न्यूटन साहब दिया ही नहीं। कुलम चुंबकित नहीं सर, ये कुलम ने भी नहीं दिया, ओस्टर ने दिया था। किसने दिया था सर, ओस्टर ने, सी 1820 में। चलिए अगला सवाल पा जाते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि पूछ रहा है बच्चों। तो यांत्रिक विधि क्या है सर, तो कॉपर्टी है, कॉपर्टी। डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, लैंगिक जनन संचारित रोग हर्पिस है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, ईस्ट। हर्पिस है जो छोटू, वायरस नहीं सर, हर्पिस वायरस नहीं है, प्रोटोजोआ से है हर्पिस। लैंगिक जनन संचारित रोग जो हर्पिस है वो है छोटू प्रोटोजोआ, सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 23 जोड़े छोटू। मैंने आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। तो चलिए छोटू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी तरह से आप लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इस छोटे से फैमिली को आप लोग सपोर्ट करने का काम कीजिए बच्चों। और जो भी आपके इर्द गिर्द में बच्चे भाई जो भी है स्टडी करते हैं उसको थोड़ा सा शेयर करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। मिलते हैं छोटू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।